अगर दो का कनेक्शन एक के साथ में हो गया तब वो एक ही नहीं होगा। वन वन का मतलब जैसा नाम में है वन वन, यानी वन का कनेक्शन वन के साथ जब होगा, प्रत्येक अवयव और अद्वितीय, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए कि अगर x के एलिमेंट अलग अलग हैं तो y में इमेज भी अलग अलग आनी चाहिए। एलिमेंट हेलो हेलो हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का ASL परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का टॉपिक, फलनों के प्रकार। यानी आप ये मान के चल सकते हो कि अब तक फलनों में जो भी हमने कुछ सीखा था लास्ट की दो क्लासेस में, वो क्लास 11th का रिवीजन था। 12th क्लास का फंक्शन आज से ही स्टार्ट हो रहा है। एक बार मुझे जल्दी से ये बता दो, क्वांटा लेक्चर्स वाले बच्चे तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि सर ऑडियो वीडियो परफेक्ट है, क्लास अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है। और एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ऑल इज गुड, हमें क्लास अच्छे से दिखाई दे रही है। ठीक है, हाथ खड़ा करने का मतलब ये नहीं होता, जब मैं बोलता हूँ फिजिकली हाथ खड़ा करो तो आपको सिर्फ ऐसे ही हाथ खड़ा करना होता है। जब आपको डाउट पूछना होता है तो आपको रेज हैंड रिएक्ट में जाके करना होता है। जिन्होंने भी रेज हैंड किया है वो हैंड को डाउन कर लो, उससे बार बार मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है कि किसी बच्चे का डाउट पेंडिंग है, वो कुछ पूछना चाहता है। ठीक है, रेज हैंड का मतलब सिस्टम में है कि मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप मेरे से कुछ पूछ पाओगे। क्लियर? 3-4 लोग बच्चों के हैं, शिवम के, तनु के, दीपांशी के, सब अपने हैंड डाउन कर लो, वहीं पे लोअर योर हैंड का ऑप्शन आता है। चलिए तो स्टार्ट करें पढ़ाई। सर आज हमें पढ़ना है 12th की कैलकुलस, आज से स्टार्ट होने जा रही है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो लास्ट क्लास में फंक्शन क्या होता है ये हम देख चुके थे, फंक्शन के अलावा फंक्शन के ग्राफ भी हम देख चुके थे। अब हम पढ़ेंगे फलनों के प्रकार। ठीक है, चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार है एकैकी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वन वन। और अगर कोई आप पुरानी अच्छी मैथमेटिक्स की बुक उठा लोगे, कहीं आपको इंजेक्टिव फंक्शन भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक बात है। क्या चीज होती है वन वन? जस्ट ए मिनट, एप्लीकेशन वाले बच्चों के कमेंट थोड़े ठीक कर दूं मैं। क्या हुआ है इनके कमेंट के साथ में? अरे यार सही हो जाओ ना। हाँ ठीक है, परफेक्ट है, अब सही है। ठीक, एकैकी का मतलब होता है एक का कनेक्शन एक के साथ में। अगर दो का कनेक्शन एक के साथ में हो गया तब वो एकैकी नहीं होगा। वन वन का मतलब जैसा नाम में है वन वन, यानी वन का कनेक्शन वन के साथ जब होगा तब फंक्शन हमारा वन वन कहलाएगा, अदरवाइज वो वन वन नहीं कहलाएगा। सिंपल सी कहानी है। कैसे सर? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, या पहले डेफिनेशन लिखोगे? चलो पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे। ये आपका समुच्चय है x और ये आपका समुच्चय है y। ये कौन है? ये समुच्चय है x, ये समुच्चय है y। इसके एलिमेंट हैं a b c, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4। एक फंक्शन है जो कि आपका x से y में परिभाषित है। किस तरह से परिभाषित है सर? फंक्शन कुछ इस तरह से परिभाषित है कि a का कनेक्शन 1 के साथ है, b का कनेक्शन 2 के साथ है और c का कनेक्शन 3 के साथ है। एक केस हमारे साथ ये है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस कुछ इस तरह से है कि ये आपका समुच्चय x है और ये आपका समुच्चय कौन है? y है। ये कौन है? x है, ये कौन है? y है। एलिमेंट है a b c 1 2 3 4 और यहां से एक फंक्शन है जो इस तरह से परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? फंक्शन कुछ इस तरह से परिभाषित है कि a का कनेक्शन 1 के साथ है, b का कनेक्शन 1 के साथ है और c का कनेक्शन किसके साथ है? 2 के साथ है। करेक्ट है। तो जैसा नाम में लिखा गया है कि अगर एक एलिमेंट का कनेक्शन एक के साथ हो, 1 to 1, 1 1 का मतलब क्या है? 1 to 1, यानी 1 का 1 के साथ में, तो ये फंक्शन कैसा होगा? ये फंक्शन आपका एकैकी फंक्शन होगा। और ये फंक्शन आपका कैसा होगा? जो 1 1 नहीं होता है उसे हम मैनी वन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुएकी। तो ये फंक्शन कैसा होगा सर? देखो, एक का कनेक्शन एक के साथ 1 to 1 1 to 1, यानी ये 1 1 हो जाएगा। यहां क्या दिक्कत है सर? ए का कनेक्शन भी 1 के साथ है और बी का कनेक्शन भी 1 के साथ है,
यानी दो एलिमेंट का कनेक्शन एक के साथ है, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये कैसा है सर? ये आपका हो जाएगा 1 1, और जो 1 1 नहीं होता है उसे हम बोलते हैं मैनी 1, बहु एक ही। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? ठीक है, एक उदाहरण और देता हूं मैं, थोड़ा संभल के आंसर करना है ना। ये सेट x है और ये सेट आपका क्या है? y है। एक फंक्शन है जो x से y में परिभाषित है। ये है a है, b है, c है, ये है 1 है, 2 है, 3 है। वापस बोलता हूं, एक समुच्चय x है, एक समुच्चय y है, एक f हमारा x से y में परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? कुछ इस तरह से परिभाषित है कि सर a का कनेक्शन 1 के साथ है, b का कनेक्शन 2 के साथ है, b का कनेक्शन 3 के साथ है, और c का कनेक्शन 4 के साथ है। अब मुझे ये बताओ, जो बच्चे ये बोलना चाहते हैं कि ये 1 1 है, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जो बच्चे बोलना चाहते हैं 1 1 नहीं है, वो ऐसे क्रॉस करना। हाथ खड़ा मतलब ऐसे हाथ खड़ा करोगे, क्रॉस मतलब ऐसे हाथ क्रॉस करोगे। सिस्टम में हैंड रेज नहीं करना। तो कितनों को लगता है 1 1 है और कितनों को लगता है 1 1 नहीं है? और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर इन दोनों के अलावा भी आंसर हो सकता है। अब जो सब हाथ नीचे कर लो, अपने हाथ क्रॉस वाले, हैंड रेज सब नीचे कर लो। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर ये इन दोनों के अलावा आंसर इसका कुछ होना चाहिए। कोई ऐसा? प्रदीप यादव, अनम्यूट करा बेटा अपने आप को। चल मैं करता हूं, अनुसुईया का करता हूं। हाँ बेटा अनुसुईया बोल। सर ये फलन ही नहीं है। परफेक्ट सर, ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन होगा तो 1 1 ऑन 2 के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। फंक्शन 1 1 होता है, फंक्शन मैनी 1 होता है। पहले फंक्शन होना चाहिए। तो ये तो क्या है? फलन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस b का फलन होने की दो कंडीशन है। क्या? प्रत्येक अवयव और अद्वितीय, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। हर एक अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। b के दो प्रतिबिंब है, b का प्रतिबिंब 2 भी है और b का प्रतिबिंब 3 भी है। तो सर ये फंक्शन ही नहीं है। तो फंक्शन नहीं है तो 1 1 ऑन 2 की बात करना बेईमानी है, वो बात होगी ही नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर तो ये है कि फलन ही नहीं है। क्लियर है? परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़े। अब डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है? नहीं लिख दूं क्या? चलो लिख देते हैं, जगह कम पड़ेगी थोड़ी सी। परिभाषा, फलन f x से y में परिभाषित एक एकैकी फलन होगा यदि x कौन सा? आपका प्रांत। यदि प्रांत के या x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न हो। क्या बात समझ आई? एक फंक्शन है जो समुच्चय x से समुच्चय y में परिभाषित है, वो 1 1 कहलाता है। अगर मैं x के अलग अलग अवयव लेता हूं, जैसे मैंने एक अवयव a लिया, एक अवयव b लिया, तो उनके प्रतिबिंब भी अलग अलग मिलते हैं। बात समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? x के अलग अलग अवयव लेने पर उनकी जो इमेज है वो भी मुझे अलग अलग ही मिलती है। कैसे? यहां देखो, मैंने एक एलिमेंट आपका a लिया है, दूसरा अवयव b लिया है। a का प्रतिबिंब कौन है? 1 है। b का प्रतिबिंब कौन है? 2 है। 1 और 2 दोनों अलग अलग हैं। यानी अगर मैं यहां से दो डिफरेंट एलिमेंट पिक करूंगा तो उनकी इमेज क्या होगी? वो भी डिफरेंट होगी। जबकि दूसरे उदाहरण में क्या है? दूसरे उदाहरण में ये है a और b दोनों अलग अलग है, 100% अलग अलग है, पर दोनों की इमेज समान है। दोनों की इमेज क्या है? दोनों की इमेज 1 है। तो ये क्या होगा? 1 1 नहीं कहलाएगा। सिंपल है। क्लियर? लिख लिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखें, ये भी एक सवाल है। तो मैथमेटिकल लिखना भी सीख लेते हैं। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं
फॉर ऑल x1 कॉमा x2, इसको आप नीचे लिखना है ना, मेरे पास जगह कम है, इसके यहां से लिखना स्टार्ट करना। x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू x के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समुच्चय में x की बात कर रहा हूं उस समुच्चय x के में कोई भी दो अवयव ले लेता हूं। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल यानी प्रत्येक, x1 x2 मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, ठीक है, इनके लिए यदि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो, सेम डेफिनेशन है, मैथमेटिकली लिखना चाहता हूं कि समुच्चय x के मैंने दो एलिमेंट पिक किए हैं x1 x2, उनके लिए अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो जाए, यानी x1 और x2 के प्रतिबिंब समान हो जाए, तब यदि x1 और x2 का मान समान आ जाता है तो f11 होगा, और अगर ऐसा हो जाता है, क्या हो जाता है, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 मैंने ले लिया है परंतु x1 x2 के बराबर नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में f क्या होगा, मैनी वन होगा। थोड़ा मुश्किल लगा होगा समझना, वापस समझो एक बार और कोशिश करो, बात समझ में आएगी, है ना, क्योंकि ये स्टेटमेंट हल्का सा उल्टा स्टेटमेंट है। फिर से समझो क्या हुआ, लिख लो पहले फिर समझाता हूं, फटाफट लिखो फिर समझाता हूं कि आखिरकार बोलना क्या चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरे प्रांत में दो अवयव लेके चलता हूं, दोनों अवयव समान हो सकते हैं, दोनों अवयव अलग अलग हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई प्रतिबिंब नहीं है, सिंपल सी कहानी है। मैंने दो एलिमेंट पकड़े और फिर मैंने क्या माना, फिर मैंने ये माना कि उन दोनों अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं। मैंने क्या किया है, मैंने x1 लिया है और मैंने x2 लिया है, फिर मैंने क्या माना है, और x1 x2 कोई से हो सकते हैं, मेरी मर्जी से नहीं, जो मन करे ले सकता हूं मैं, है ना। इसके लिए मैंने क्या माना है, इसके लिए मैंने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 माना है ना। यानी बेसिकली अगर x1 x2 अलग अलग होते तो मैं इस केस की बात कर रहा हूं, और ये केस क्या है, मैनी वन है, सिंपल सी कहानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने दो एलिमेंट x1 x2 लिए हैं, समान है अलग है मुझे नहीं पता, पर मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठाए हैं, उनके प्रतिबिंब को मैंने समान माना है, ठीक है। वन वन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर x के एलिमेंट अलग अलग हैं तो y में इमेज भी अलग अलग आनी चाहिए, एलिमेंट अगर अलग अलग हैं तो इमेज भी अलग अलग आनी चाहिए, यही वन वन होता है। और मैंने क्या किया, इसका उल्टा मान लिया, मैंने यहां पर दो एलिमेंट ले लिए, सेम है अलग है मुझे नहीं मालूम, पर मैंने क्या किया, यहां से दो एलिमेंट लिए, इनकी इमेज को समान मान लिया, यानी टेक्निकली मैं इस केस की बात कर रहा हूं, और ये केस क्या है, ये वन वन नहीं है, ये आपका क्या है, ये मैनी वन का केस है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। परंतु अगर इन दोनों के प्रतिबिंब समान होने के बाद ये हो जाए कि x1 बराबर x2 आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हम लेके चले थे a और b दोनों अलग अलग हैं और उनके प्रतिबिंब समान हैं, परंतु जब a और b बराबर हो गए, जब a और b बराबर हो गए तो टेक्निकली हम बात इसकी कर रहे हैं, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ठीक है। यहां पे कौन है, ये x1 है, और x1 और x2 बराबर हैं, यानी वो एक ही अवयव है, x1 और x2 बराबर है मतलब वो एक ही अवयव है, यानी इस अवयव का प्रतिबिंब कहीं एक के पास है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये वन वन वाला केस हुआ, क्यों, क्योंकि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, उनकी इमेज बराबर मानोगे, जैसे ही इमेज बराबर मानोगे वो एलिमेंट भी बराबर हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक का कनेक्शन एक के साथ मिलेगा, ठीक बात है, क्लियरिटी, एनी डाउट, ठीक है, नहीं है। एस एन मिश्रा जी कुछ पूछना है, ऐसे ही हाथ खड़ा कर रखा है, एंड शिवम राय पूछना है, बोलो। सर मान लीजिए जो ए का हेलो प्रतिबिंब वन है, बी का हेलो थोड़ा हेलो जोर से बोल है, शिवम, बाकी चुप रहना सारे। एस एन मिश्रा जी थोड़ा जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। जी सर आवाज जा रही है। हाँ बेहतर है। हेलो जी सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे द्वितीय वाला है जिसमें ए का प्रतिबिंब वन है, बी का भी प्रतिबिंब वन है, ठीक, यहाँ पे बी का प्रतिबिंब टू और थ्री क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने माना है, मेरे हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं आप, ये तो उदाहरण मैंने लिया है कि ये है तो वन वन है या नहीं है, ठीक है। अब वो अगर कुछ और मानोगे तो हो सकता है वन वन निकले, हो सकता है नहीं निकले। हेलो हेलो सर
शिवम बेटा चुप रहेगा थोड़ी देर, बोलूंगा बोलने के लिए, शांति काट थोड़ा सा। बात समझ आई? ये मैंने माना है, ये मैंने एक फंक्शन लिया है, ये मैंने दूसरा फंक्शन लिया है, ये तो फंक्शन है ही नहीं। तो जब तीसरा फंक्शन लोगे तो उस फंक्शन के हिसाब से चेक होगा कि 1 1 है या नहीं है। तो ये फंक्शन है क्यों नहीं, ये पूछना चाहता कौन सा हूँ। वाला? ये वाला, ये वाला, ये वाला हाँ। तीसरा वाला? यस सर। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्यों नहीं, यही पूछना चाहता हूँ। पहले से नहीं पढ़े हो ना? कितनी क्लासें मिस की हैं? पहली पहली क्लास से अटेंड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो इस चैप्टर को? तो किए हैं। अरे तो पढ़ाया है मैंने यार, मैं प्रूफ साथ लेके चलता हूं, इतना कुछ पढ़ा के आया हूं देख। तेरा देख, पढ़ाया तो है। ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ये फलन है, ये फलन है, ये डेफिनेशन है। कुछ याद आया? यस सर। तो जब ये नहीं है तो वो भी नहीं होगा। चलो शिवम बेटा बोलो। सर मेरा डाउट था, अगर अदर बुक्स में से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इस डाउट को अपने पास रखो थोड़ी देर और, 1 2 दिन और। ठीक है, इसका ठीक आंसर है फिर सर। मिलेगा। ठीक है सर। अनुसुईया, सर ये f ऑफ x1 और ये मानना है तो उसमें x1 और x2 बराबर नहीं आएंगे? देखो जिस समुच्चय की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जहां पे फलन परिभाषित है, उसके कोई भी 2 अवयव मैंने उठाए, ठीक है, और मैंने मान लिया उन दोनों अवयवों का प्रतिबिंब समान है। ठीक, अब 2 संभावनाएं हो सकती हैं कि वो दोनों एलिमेंट जो आपने पकड़े हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, और 2 एलिमेंट जो आपने पकड़े हैं वो एक भी हो सकते हैं। यही संभावना है, और कुछ तो नहीं है ना। अगर मैं यहां से 2 एलिमेंट उठाता हूं और उनके प्रतिबिंब समान कर देता हूं, तो या तो ये दोनों बराबर होंगे या ये दोनों बराबर नहीं होंगे। 2 ही केसेस संभव है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये केस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 1 होगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये केस होगा, तो ये क्या होगा? मैनी 1 होगा। यस सर। क्लियरिटी? तीसरा Okay, कौन था? ऋषि यादव। हो गया कंप्लीट। चलिए बढ़ो आगे। अरे थोड़ी तसल्ली रखो, 2 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, सब समझ आएगा। मतलब इतनी हाई तौबा भी ठीक नहीं है ना। चलिए, तो अब एक छोटी सी चीज और करते हैं। चलो 2 फंक्शन में लेता हूं। चलो पहले एक ग्राफ बनाता हूं, देखते हैं कितने बच्चों ने रिवीजन किया और कितने बच्चों बिना रिवीजन के ही आ गए क्लास में। पहला वाला ग्राफ पहचानते हो और दूसरा वाला ग्राफ पहचानते हो। पहला वाला ग्राफ किसका है? y बराबर एक्स स्क्वायर का है। बहुत बढ़िया, है ना। ये किसका है? y बराबर यानी कि fx बराबर एक्स स्क्वायर का है। दूसरा वाला रिवीजन क्यों भूल गए? एक्स क्यूब का है। बहुत बढ़िया। किसका है सर? y बराबर या fx बराबर एक्स क्यूब का है। ठीक, अब मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस ग्राफ को देखकर ये पहचानो कि फंक्शन 1 1 है या फंक्शन 1 1 नहीं है। बात समझ रहे हो? मैं आपसे क्या चाहता हूं? मैं आपसे ये चाहता हूं कि इस ग्राफ को और इस ग्राफ को देखकर आप मुझे ये बताओ कि फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर थोड़ी सी आप गड़बड़ कर रहे हो, आपने जो डेफिनेशन पढ़ाई है उस डेफिनेशन के बिहाफ पे इसका आंसर करना टेक्निकली अभी हमें ठीक नहीं लग रहा है ना। पर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचोगे तो बात आपको बनती हुई दिखेगी। 1 1 बेसिकली होता क्या है? 1 1 ये होता है कि एक का कनेक्शन एक के साथ हो, और मैनी 1 क्या होता है? कम से कम 2 का कनेक्शन एक के साथ हो। सिंपल है। तो अगर आपको ऐसा मिल जाए, अगर आपको ऐसा मिल जाए कि एक आपको x1 मिल जाए, एक आपको x2 मिल जाए, है ना, और f ऑफ x1 का मान f ऑफ x2 के बराबर हो, यहां लिखते हैं इसको। चलो आपको क्या मिल जाए? एक अवयव x1 मिल जाए, एक अवयव x2 मिल जाए, चाहे भले एक ही जोड़ा मिल जाए, बहुत सारे मिले ऐसी जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या हो जाए कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो जाए। ठीक है, ऐसा हो जाए, बराबर हो जाए। अब अगर x1 और x2 बराबर हो गए तो 1 1 हो गया, और x1 बराबर x1 और x2 बराबर नहीं हुए तो मैनी 1 हो गया।
यानी इसका मतलब क्या है, दो अलग अलग x के लिए एक y। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दो अलग अलग x के लिए एक y। अरे y fx के बराबर ही तो है, यानी x1 x2 आपस में समान नहीं है, फिर भी उनके प्रतिबिंब बराबर हो जाएं, ये कहानी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि x के दो अलग अलग मान हैं और उनके लिए y का मान समान है, सिंपल। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं हल्का सा एनालिसिस करूं और मैं मान निकालूं f(1) का और मैं मान निकालूं f(-1) का, तो वैल्यू क्या होगी? f(1) का मान कितना होगा? यहां पे स्क्रीन पे दिखा दो, 1 होगा, ठीक है। f(-1) की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अरे ये तो स्क्रीन पे दिखा दो, f(-1) की वैल्यू क्या है? 1 है। कैसे आया सर? ऐसे आया ना, यहाँ पे x की जगह -1 रख दो, तो -1 का स्क्वायर यानी 1, और ये कैसे आया? ये आ गया 1 का स्क्वायर यानी 1, है ना। तो इसे देखकर हमें क्या लग रहा है कि सर देखो x1 का मान 1 है और x2 का मान कितना है? -1 है। 1 और -1 बराबर नहीं है, तो x1 x2 अलग अलग है, पर दोनों की इमेज क्या है? दोनों की इमेज क्या है? 1 है। ये ऐसा ही केस हुआ ना, ये कैसा केस हुआ? ये ऐसा केस हुआ, देखो ये 1 है, ये -1 है, 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, तो क्या 1 1 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। ये क्या होना चाहिए? ये मैनी 1 होना चाहिए। पर इसको ग्राफ से कैसे देखें? ग्राफ से देखने का मतलब क्या है? ग्राफ से देखने का मतलब है, अगर मुझे ऐसे दो अलग अलग x मिल जाते हैं जिन पर आउटपुट समान है, अगर मुझे ऐसे दो अलग अलग x मिल जाते हैं जिनका आउटपुट समान है, या मुझे ऐसे दो अलग अलग x मिल जाते हैं जिनके लिए y का मान समान है, या मुझे दो ऐसे अलग अलग x मिल जाते हैं जिनका प्रतिबिंब समान है, ये तीनों लाइनें एक ही हैं, तो हम क्या बोलेंगे? 1 1 नहीं होगा। इसको ग्राफ से कैसे पहचाने? सर ग्राफ से हम ऐसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिया है 1 और यहाँ पे मैंने लिया है -1। 1 पर y की वैल्यू कितनी है? 1 है, और -1 पर y की वैल्यू कितनी है? ये भी 1 है। बात समझ आई? 1 और -1 पर वैल्यू कितनी है फलन की? दोनों केस में 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर मैं x अक्ष के समांतर एक रेखा खींचता हूं, अगर मैं x अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचता हूं और ये रेखा ग्राफ को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो 1 1 नहीं होगा। तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, जैसे इसने 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दिया, ये जो x का मान है, इस x के मान पर जो y की वैल्यू है, और ये जो x का मान है, इस पर जो y की वैल्यू है, वो समान है। समझ आई? तो 1 1 नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। यानी अब आप इसको लिख लो, ये है सरल रेखा परीक्षण। क्या बोलता है सरल रेखा परीक्षण? ये बोलता है यदि x अक्ष के समांतर सरल रेखा फलन के ग्राफ को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यदि x के समांतर सरल रेखा, या कोई भी सरल रेखा कर सकते हो, ये समांतर कोई भी सरल रेखा फलन के ग्राफ को 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तब फलन बहु एकई यानी मैनी 1 होगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इससे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं है, ये सिर्फ एमसीक्यूज में मदद करेगा। ये क्या है? ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो बोर्ड में यूज नहीं लेना है। तो फिर पढ़ाया क्यों आपने? ताकि हम एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएं। क्लियरिटी?
तो बहुत आसान सी बात है, अगर हमें ग्राफ मालूम है और ग्राफ को खींचने के बाद अगर कोई ऐसी समांतर रेखा बना पाते हो जो 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि फंक्शन 1 1 नहीं होगा। यस मिस्टर मंतोष कुमार। सर 2 बिंदुओं पर नहीं काटेगा तो क्या होगा? 1 1 होगा। ये 1 1 है, ये 1 1 है। यस यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, बढ़े ठीक आगे 100% क्लैरिटी के साथ। चलिए सर, अनुराग बाबू पढ़ लो बेटा, ऐसे अंगड़ाइयां लेके काम नहीं चलेगा, सब दिखता है, ये तीसरी आंख है। तो मैं AI और लगवा दूंगा इसमें, कि वो खुद ही बोल देगा, किसी बच्चे की आंखें बंद हो जाएंगी, बोलेगा ये सो गया, ये सो गया, ये सो गया, नाम लेके बोलेगा जोर जोर से, है ना। करता हूं मैं AI वालों से बात, ये सबकी शक्लों पे लगा दो और बता दो मुझे कौन सो रहा है, कौन पेन चला रहा है। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये तो पढ़ चुके हैं, 1 1 की डेफिनेशन है। 1 1 के बाद अगला जो आता है वो अगला आता है ऑन टू। आच्छादक फलन, इसको ऑन टू भी बोलते हैं और इसको हम कभी कभी कुछ बुक्स में सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू का बहुत आसान सा मतलब है कि अगर कोई फंक्शन x से y में परिभाषित है, अगर कोई फंक्शन x से y में परिभाषित है तो y में कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन समझने वाली, जो एग्जाम में नहीं लिखनी है। कौन सी है? समझने वाली। मतलब समझ गए ना, एग्जाम में कोई पूछे ऑन टू क्या है तो ये लिख के नहीं आना। ये क्या बोलता है? ये बोलता है एक फंक्शन f है जो x से y में परिभाषित है, तब y का कोई अवयव खाली ना हो। सर इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ बेटा कि ये एक समुच्चय x है, दूसरा ये समुच्चय y है। ठीक है, ये x है, ये y है, ये एक फंक्शन f है, एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे है a b c। ये आपका कनेक्शन कैसे है? सर कनेक्शन है 1 का कनेक्शन a के साथ, 2 का कनेक्शन b के साथ, 3 का कनेक्शन c के साथ। क्या y में कोई अवयव है फ्री? क्या y में कोई ऐसा अवयव है जो किसी ना किसी का पूर्व प्रतिबिंब ना हो? नहीं है, तो ये क्या होगा? ऑन टू होगा। ये क्या होगा? ये आपका होगा ऑन टू फलन या आच्छादक फलन। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ऐसी सिचुएशन, ये है x, ये है y, ये है फंक्शन आपका f, ये है x, ये है y, यहां पर है 1 2 3, ये है a b c d, और 1 का a के साथ, 2 का b के साथ, 3 का c के साथ। यहां पर d एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, या जो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, सॉरी, ये ऐसा एलिमेंट है जो खाली है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आच्छादक नहीं होगा। तो ये क्या है? आच्छादक नहीं है। और जो आच्छादक नहीं होता उसे हम बोलते हैं इनटू। इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ अंतरक्षेपी करके, उतना हिंदी मुझे आती नहीं है, पर देख लो, गलत होगा तो सही कर लेना बाद में। अंतरक्षेपी या अंत्यक्षेपी, क्या पता यार, ऐसे होगा शायद। ठीक बात है। तो समझने वाली बात क्या है? सर y में अगर कोई अवयव खाली नहीं है तो ऑन टू होगा, और y में अगर कोई अवयव खाली है तो आपका क्या होगा? इन टू होगा। ठीक बात है, चलो बहुत बढ़िया है। और क्या समझ सकते हैं? अगर क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं?
आच्छादक मतलब हमारा परिसर और सह प्रांत बराबर होना चाहिए। जी बात है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, सह प्रांत बराबर परिसर, तो भी बात ठीक है। अगर सह प्रांत और परिसर बराबर हो जाता है तब भी ऑन टू हो जाएगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने बताई दिया हमको कि अगर कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए तब भी हम बोलेंगे कि ऑन टू है। ठीक है। अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। लाइट कहां चली गई है यार। परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा, फलन f x से y में आच्छादक होगा यदि y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। x के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ठीक है। यदि y का प्रत्येक अवयव x से किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका, क्या बोल रहा था मैं, एक फंक्शन f x से y में परिभाषित है तो वो ऑन टू कहलाएगा अगर y का प्रत्येक अवयव x के किसी ना किसी अवयव का आपका क्या हो, प्रतिबिंब हो, या y का पूर्व प्रतिबिंब x में विद्यमान हो। ऐसे भी लिख सकते हो। यदि y के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब x में विद्यमान हो। दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो या तो ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे, दोनों एक ही बात है। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जो y का हर एक एलिमेंट है वो x के किसी न किसी की इमेज है। या तो ऐसे बोलने का तरीका है कि जो a है ये 1 की इमेज है, या दूसरा तरीका क्या है कि a की जो पूर्व प्रतिबिंब है यानी a की जो प्री इमेज है वो 1 है, यानी y के हर एक अवयव की प्री इमेज x के अंदर हो, है ना। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि प्रत्येक y बिलोंग्स टू y के लिए, यानी कैपिटल Y के हर एक अवयव के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x सच दैट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, इस प्रकार विद्यमान है कि, इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, यानी इस प्रकार विद्यमान है। ठीक है। तो y के हर एक अवयव के लिए x इस तरह से विद्यमान है कि f ऑफ x बराबर y। क्लियरिटी? ठीक बात है। तो 1-1 का मतलब क्या हुआ? प्रियांशु कुमार पांडे। पांडे जी क्या हुआ, रात में सोए नहीं? बोले बेटा अच्छे से, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। देख भी नहीं पा रहा, सो भी नहीं पा रहा, एक काम तो अच्छे से कर, या मुंडी को बाल्टी में डाल के ले आ, बाल्टी में डाल, मुंडी फिर वापस बाहर निकाल ले, फोन पे मत डालना पानी बस। ठीक बात। चलिए, तो 1-1 का मतलब एक का कनेक्शन एक के साथ, ऑन टू का मतलब y में कोई खाली ना हो। ठीक है। अब बात आती है, कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं।
कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो वन वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एकैकी आच्छादक। एक छोटा सा नाम है वाइजेक्टिव। क्या है? एकैकी आच्छादक, या बोलते हैं वन वन एंड ऑन टू, या इसे बोलते हैं वाइजेक्टिव। और ये नाम याद रखना वाइजेक्टिव वाला, कि वाइजेक्टिव से ये सवाल कई बार पूछा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, बहुत आसान सी बात है, पहली बात वन वन भी हो एंड ऑन टू भी हो। सिंपल है, इजी। चलिए सर, बहुत हो गई काम की बातें, अब करते हैं सवाल। लिख लो फटाफट। बाइजेक्टिव क्या होते हैं? जो वन वन भी हैं और ऑन टू भी हैं। क्या हो गया बेटा? धनंजय गुप्ता, बोलो। सर आच्छादक फलन में हम्म, सर ये जो दूसरी बात आपने लिखवाई है, सहप्रांत थोड़ा परिसर जोर के से बोल। बराबर हो। हेडफोन तो नहीं लगा रखे? लगा रखे, नहीं लगा रखे। पे फर्जी हेडफोन लगा के मत पढ़ा करो, दिमाग खराब हो जाएगा। फोन में आप बोल अच्छे सर, साहब। हम्म, जो सहप्रांत परिसर के बराबर है वो समझ नहीं आया। अरे फोन को निकाल, हेडफोन को निकाल, फोन से बोल, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। फोन में से बटा उसको। सर सहप्रांत परिसर के बराबर है ये समझ में नहीं आया है। सहप्रांत 1 2 परिसर के बराबर है, ये समझ नहीं आया। सहप्रांत क्या होता है? सहप्रांत मतलब जो दूसरा वाला सेट पूरा जिसमें डिफाइन है दूसरा वाला फंक्शन। पूरा। परिसर क्या होता है? परिसर जिसमें वाई डिफाइन है, इसमें जिसमें वाई डिफाइन है मतलब। नहीं, परिसर वो नहीं होता। सहप्रांत होता है अगर कोई फंक्शन f है जो कि x से y में परिभाषित है, तो y सहप्रांत है। हाँ, परिसर क्या होता है? जिस पर एक्स डिफाइन है। नहीं, वो तो प्रांत होता है। प्रांत के अवयवों को जब f के अंदर हम एंटर करते हैं तो जो आउटपुट मिलता है वो परिसर होता है। ठीक है ना? हाँ और अगर आउटपुट और सहप्रांत बराबर हो गए, यानी सहप्रांत में कोई खाली नहीं बचा, हाँ बस वही तो बात है। और वही तो ऑन टू होता है। हाँ जिस हाँ, दिन ठीक सहप्रांत ओके। में कोई अवयव खाली नहीं बचेगा उस दिन वो ऑन टू हो जाएगा। ठीक है? ओके। और सर इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखवाई है वो भी थोड़ा एक बार बता दीजिए। वो तो कोई नहीं, वो तो करते करते समझ आएगी, है ना? ओके सवाल करते करते समझ आएगी वो। ओके, थैंक यू। चलिए पहला वाला सवाल बनाते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है जो n से n में परिभाषित है। हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखना फलन कहां से कहां परिभाषित है, क्योंकि फलन के परिभाषित होने से ही क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है। ठीक है? जैसे देखो, फंक्शन पहले दूसरे तीसरे में सेम है पर फलन की परिभाषा अलग अलग है। फलन की डिफाइनिंग चेंज हो रही है। पहले वाले में वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में है, सेकंड में इंटीजर से इंटीजर में है, थर्ड में वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में है। इसकी वजह से आपके आंसर भी बदलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहला है कि एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका ग्राफ नहीं बना सकता, कि जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो मैं वास्तविक संख्याओं के लिए ग्राफ बनाता हूं। बात समझ रहे हो? जब मैं ऐसे बनाता हूं ना, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन वास्तविक संख्याओं पे परिभाषित है। क्यों? क्योंकि अगर मैं n to n में ग्राफ बनाऊंगा तो नेगेटिव वाला ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि वास्तविक प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक होती नहीं है। पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या है? 0 पर भी ग्राफ नहीं बनेगा, केवल 1 पर, 2 पर, 3 पर ऐसे ग्राफ बनेगा। 1 पर वैल्यू 1 आएगी, 2 पर वैल्यू 4 आएगी, 3 पर वैल्यू 9 आएगी। तो अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहता हूं और फंक्शन n से n में परिभाषित है तो ग्राफ नहीं बनेगा। ऐसे डॉटेड आपको एक्सप्रेशंस मिलेंगे या डॉटेड ग्राफ आपका बनेगा। ठीक बात है? ये बात समझ आ गई? तो फलन की परिभाषा कितनी जरूरी है वो इस बात से हमको समझ आता है, पहली बात। दूसरी बात, अब हम निकालते हैं 1 1। तो एक तरीका तो हमारा वो था कि हम एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींच के दिखा सकते हैं,
वो एग्जाम में वैलिड नहीं है, केवल एमसीक्यू उससे बना सकते हो। तो ये तो हमें समझ आ गया कि सर यहाँ पे अगर हम कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो दो बिंदुओं पर नहीं काटेगी, एक ही बिंदुओं पर काटेगी, तो ये फंक्शन 1 1 तो होगा। ठीक है, पर मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें? बहुत आसान सी बात है। हम क्या करेंगे, हम इस n में से कोई भी दो फंक्शन उठाएंगे, कोई भी फंक्शन का सॉरी कोई भी दो एलिमेंट उठाएंगे। मैंने क्या किया, x1, x2 बिलोंग्स टू n ले लिया है, जहां पर परिभाषित है उस समुच्चय में से कोई भी दो अवयव मैंने लिए, जो मैंने x1 x2 ले लिए। के लिए मैंने क्या मान लिया, के लिए मैंने मान लिया कि इनका प्रतिबिंब बराबर है, यानी f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है। ये 1 1 की डेफिनेशन है ना। इसके लिए मैंने क्या माना, दो अवयव लिए और उनके प्रतिबिंब को बराबर कर दिया। अब x1 बराबर x2 आ जाता है तब तो 1 1 हो जाएगा, और x1 बराबर x2 नहीं आता है तो मैनी 1 हो जाएगा। सिंपल है। अब एक बात बताओ, f ऑफ x1 का मान क्या होगा? सर x की जगह x1 रख दें तो ये होगा x1 का होल स्क्वायर, और f ऑफ x2 का मान क्या होगा, x2 का होल स्क्वायर। इजी है, इसको रफ में कहीं बना लेना, मैं मिटा दूंगा अभी यहां से। ठीक बात है। इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो मुझे क्या मिल गया, या तो मुझे मिल गया x बराबर x2, या मुझे मिल गया x1 बराबर माइनस का x2। ठीक बात है। क्या ये दोनों आंसर मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए या इनमें से कोई रिजेक्ट होगा? क्या ये दोनों एक्सेप्टेड हैं या कोई रिजेक्ट होगा? रोहित बोल बेटा, अनम्यूट कर पहले अपने आप को। अरे फोन पे अनम्यूट आया होगा, अनम्यूट कर। आयुष, सर x1 बराबर माइनस x2 नहीं ले जाएगा, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जी जो n से n में परिभाषित है ना सर फलन, थोड़ा जोर से बोल। n से n में परिभाषित है ना n सर से n में फलन। है सर, वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्या में है। अगर x1 वास्तविक वास्तविक संख्या क्या, प्राकृत संख्या, अगर x1 और x2 दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, x2 एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर को जब नेगेटिव से गुना करेंगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर कभी प्राकृत संख्याएं नहीं होती। तो x1 का मान अगर माइनस x2 के बराबर है और x2 का आपने नेचुरल नंबर लिया है, x1 नेचुरल नंबर नहीं होगा, और x1 को नेचुरल नंबर लिया है तो x2 नेचुरल नंबर नहीं होगा, यानी ये संभव नहीं है। ये क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि x1 एंड x2 बिलोंग्स टू क्या है, n है। ठीक है, तो क्या किया हमने, दोनों की इमेज को बराबर माना, f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 माना, उससे हमें क्या मिल गया, उससे हमें मिल गया x1 बराबर x2। यानी जिन दो अवयवों पर आप प्रतिबिंब समान लेकर चल रहे थे वो दोनों अवयव ही समान है, तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। अतः f 1 1 है। ठीक बात है, क्लियरिटी। इसका दूसरा निकालो, ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है, इस वाले n में कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। क्या कोई अवयव खाली मिलेगा आपको? सोचो एक बार, ये फलन होगा कैसा है? सर ये नेचुरल नंबर है, सर ये नेचुरल नंबर है, कौन होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। 1 का कनेक्शन किसके साथ है, 1 का कनेक्शन 1 का स्क्वायर के साथ है, 2 का कनेक्शन 2 के स्क्वायर के साथ है, 3 का कनेक्शन 3 के स्क्वायर के साथ है। तो यहाँ कोई अब एलिमेंट खाली बचे क्या? सर बहुत सारे एलिमेंट खाली हैं। देखो ये 2 खाली है, ये 3 खाली है, ये 5 खाली है, ये 6 खाली है, ये 7 खाली है, ये 9 खाली है, फिर 10 खाली, 11 खाली, 12, 13, 14, 15, 16 4 का स्क्वायर बनेगा, फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इतने सारे एलिमेंट खाली पड़े हैं।
कोई एक एलिमेंट उठा लो और आपका काम हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 3 बिलोंग्स टू n। n कौन सा, सह प्रांत वाला, का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः f आच्छादक फलन होगा। क्लियरिटी? प्राइम नंबर खाली नहीं होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो खाली होंगे। ठीक है? आच्छादक सर नहीं न होगा, क्या आच्छादक नहीं न होगा क्योंकि अच्छा तक नहीं है? ठीक है, ठीक, बढ़े आगे। ये क्या किया मैंने, अरे नहीं यार, क्वेश्चन उड़ा दिया। अब वापस भी नहीं आएगा ये। चलो, f n से n में है, f z से z में है, f r से r में है, f n से n में है, f z से z में है। ठीक है, ये यही क्वेश्चन था आपका। अगले वाले पे चलें, इसी का सेकंड पार्ट, यानी इसका बी क्वेश्चन। बी क्वेश्चन बोलता है कि फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और f मेरा परिभाषित है कहां से कहां में, z से z में। मुझे निकालना है 1 1। अब क्या 1 1 होगा या नहीं होगा, सोचो। सर देखो, z से z में ग्राफ तो नहीं बनता है, बट z से z में एक डॉटेड ग्राफ हम बना सकते हैं, और हमारे सिर्फ हमारी सहूलियत के लिए। जब x का मान 1 होगा तो y का मान 1 होगा, x का मान 2 होगा तो y का मान कितना होगा, 4 होगा, x का मान -1 होगा तो y का मान 1 होगा, x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। यानी अगर मैं x अक्ष के समांतर रेखा खींचता हूं, एक तो ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, एक ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1 होगा, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू -1 है, या f ऑफ 2 बराबर f ऑफ -2 होगा, परंतु 2 इज नॉट इक्वल टू -2 है, तो फलन 1 1 नहीं होगा। क्लियरिटी? बात समझ आई, नहीं समझ आई, आ गई? तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 1, -1 बिलोंग्स टू z के लिए f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1 बराबर 1, परंतु 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, अतः f एकैकी नहीं है। क्लियरिटी? ये वाला ग्राफ एग्जाम के लिए नहीं है, रफ में बना लेना। अगला क्या निकालना है, अगला हमें निकालना है ऑन टू। यस मिस्टर अभय। सर यहाँ पर दिए हैं तो वहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा ना। प्लस ही तो किया है मैंने कहा माइनस किया है। वहां पे नहीं, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, ग्राफ में भी तो प्लस ही तो यहाँ किया है, पर 1 पर भी 1 है और -1 पर भी 1 है। अरे -1 तो यहां होता है,
ये -1 है तो प्लस का 1 है। वो नहीं, नीचे वो जो लिखे हैं फलन 1 बराबर नॉट, नहीं बराबर नहीं है एक -1 के। -1 के बराबर होता है क्या? नहीं, ये तो मालूम है नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन एफ यहाँ पे ऑफ 1 स्टार्ट का में मान तो कितना है? बराबर है। क्या? एफ ऑफ 1 का मान कितना है? 1 रेफ ऑफ -1 का मान कितना है? -1। एफ ऑफ -1 का मान -1 है। एफ ऑफ -1 का मान हाँ। -1 तो दिया है, लिखे हैं अरे इंसान, इस एफ ग्राफ एक्स में, बराबर एक्स इस स्क्वायर ग्राफ है। में नहीं है। क्या? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। हाँ, यहाँ पे समझ में आ रहा है 1 होगा, हाँ। लेकिन ये ग्राफ में बना है वहां पे नहीं समझ में आ रहा है क्या ग्राफ चीज समझ नहीं आई? कि वहां पे एफ एफ माइनस एफ ऑफ -1 लिखे हैं, उसका मान -1 आ गया है। अरे -1 कहाँ रखा है मेरे भाई? ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। ठीक है। एक जब हाँ। x का मान 1 रखूंगा तो y का मान कितना आएगा? 1। ठीक है, ये लिख दिया 1। लेट से हाँ। ये 1 है। जब x का हाँ। मान -1 होगा तो y का मान कितना है? वाई का मान 1 होगा। तो 1 कहाँ है? ये 1 ही तो है। -1 तो यहाँ होता है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। हाँ। ठीक है। हाँ, तो वहां पर तो बराबर नहीं लिखे हैं 1, ऊपर ऊपर देखिए। कहाँ पे ये? हाँ। अरे कंफ्यूज हो हाँ, गया समझ बेटा। गया सर, तो वहां पे माइनस। समझ गया? दुनिया में कभी कभी होता ना कि इसका था, वो कौन सी मूवी में था, भूल गया यार, मैं कम देखता हूँ आजकल। पहले को भूल गए। कुछ बातें ऐसे घर कर जाती हैं कि आंखों के सामने होके भी दिखाई नहीं देती है ना, ये वही कहानी है। ठीक बात, क्लियर? चलिए ऑन टू निकालें। सर देखो ऑन टू तो सेम पहली वाली कहानी है कि देखो 1 पर मान 1 है और 2 पर मान 4 है, तो यहाँ पे 3 होगा। 3 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। अरे देखो यहाँ पे सब आपको आउटपुट क्या मिलेंगे? आपको सारे आउटपुट परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, है ना। अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो आपका परिसर क्या होगा? परिसर आपके परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो जो संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका किसी के साथ कनेक्शन नहीं होगा। जैसे 3 है, आपका क्या कहते हैं 5 है, 6 है, 7 है, कोई संख्या उठा लो एक। हमने क्या किया? हमने एक उठा लिया कि 7 बिलोंग्स टू Z। कौन सा Z? ये वाला सह प्रांत वाला का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब Z प्रांत में विद्यमान नहीं है। अतः आच्छादक नहीं होगा। कोई दिक्कत? तोष कुमार बोलो। सर इसको भी दो डब्बे बनाकर नहीं कर सकते एक एक हैं? पहले मंतोष को बोलने दो। हाँ बोल बेटा। सर 2 डब्बे बनाकर इसको भी नहीं बना सकते हैं? क्या? 2 डब्बा बनाकर इसका भी हाँ बना सकते हो, लिख सकते हो। जेड को लिख कर 2 डब्बे में। हाँ हाँ, वो उसको वेन डायग्राम बोलते हैं, डब्बे नहीं, है ना। यस सर। ठीक है, कर सकते हो। हाँ नाजिया, ठीक है। सर ये ऑन टू वाला नहीं समझ में आया। ऑन टू क्या होता है बताओ? ऑन टू इसमें सब प्रांत और प्रांत है। साफ साफ बताओ अच्छे से। तो जिसमें सब प्रांत प्रांत है वो परिसर के बराबर हो। अरे ये थोड़ी बताया मैंने, मैं जो डेफिनेशन बताता हूँ ना वो बताया करो। मैंने क्या बोला गया है, जो मैं बोलता हूँ ना एकदम शुद्ध देसी लैंग्वेज में जो बात बताई जाती है वही काम आती है। सह प्रांत में कोई अवयव खाली ना हो। अरे हाँ ना तो बोलो।
ऑन टू कौन होगा? सह प्रांत के सभी अवयव भरे हुए हों, कोई अवयव खाली ना हो। हाँ या ना? तो हैंग हो गई। यस सर। करेक्ट है? यस सर। ठीक है। अब यहां क्या होगा? ये z है और ये दूसरा z है। z का मतलब -4, -3, -2, -0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, ये भी z है, 1 है, -1 है, 1 है, उल्टा क्यों लिखूं? 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, प्लस का 3 है, प्लस का 4 है। ठीक है, कनेक्शन कैसे होंगे? कनेक्शन ऐसे होंगे कि 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9। करेक्ट है? अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट आपको ऐसे मिल रहे हैं ना जिनका कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कौन कौन से एलिमेंट? एक तो 2 है, एक 3 है और ये माइनस की सभी संख्याएं हैं जो खाली हैं, जिनका किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। हाँ या ना? यस सर। तो अगर खाली रह गई तो आपका क्या होगा? आपका आच्छादक नहीं होगा। लिखे कैसे इसको? कोई एक अवयव पकड़ लो। जैसे मैंने क्या पकड़ा? 7 पकड़ा। आप -2 पकड़ लो, आप लिख दो कि -2 बिलोंग्स टू z के का कोई पूर्व प्रतिबिंब आपके प्रांत में नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? यही बोल रहा हूं ना मैं, ये -2 जो है ये किसी का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका कनेक्शन -2 के साथ हो, या -2 का पूर्व प्रतिबिंब यहां पर नहीं है। एक ही बात है दोनों की। क्लियर? यस सर। ठीक बात है। यस मिस्टर मंतोष एंड धनंजय। हेलो सर। सर ये जो दूसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन था, जेड से जेड में बिलोंग कर रहा है फंक्शन, क्या? इसको अगर मैथमेटिकल करें तो क्या होगा? ऑन टू? हाँ नहीं नहीं, 1 1 को ही मैथमेटिकल करें जिस तरह पहले वाले को किया था। मैथमेटिकल करोगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना, ये मिल जाएगा ना आपको। ये दोनों दोनों कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है, इसको हाँ एक्सेप्ट किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर यहाँ इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 का मान 1 के बराबर होगा और 1 का मान -1 के बराबर भी होगा। समझ रहे हो? हाँ, बस नहीं होगा। तो फिर 1 1 होना जाएगा फिर। कैसे हो जाएगा? अगर मैं सर, इसे बराबर मानता हूं, मेरी बात समझना, अगर मैं इसे बराबर मानता हूं और इसका रिजल्ट आ जाता है x1 बराबर -x2, हाँ 1 1 कैसे होगा? ये दोनों सही होंगे ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो अगर ये हो गया है तो 1 1 नहीं हुआ ना। x1 बराबर x2 कहाँ है? यहाँ x1 बराबर -x2 है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। चलो नहीं, बढ़ो आगे। 1 तीसरा, R से R में है, क्या 1 1 होगा? अरे 7 की प्री इमेज क्यों नहीं है? 7 की प्री इमेज इसलिए नहीं है बेटा कि जो 7 है ना, इस 7 के साथ तकलीफ क्या है कि जब मैं f ऑफ √-7 का मान निकालूंगा तो मुझे √-7 का होल स्क्वायर बराबर 7 मिलेगा। तो 7 की प्री इमेज √7 है और √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये z के अंदर नहीं पाई जाती। समझ रहे हो? तो 7 की प्री इमेज √7 है जो कि z में है ही नहीं, इसलिए नहीं है। निकालो। तो ये तो R से R में है, तो इसका ग्राफ तो आसान है। एक्स अक्ष के समांतर अगर रेखा मैंने खींची, बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, तो कोई भी 2 बिंदु ले लो जो मन करे आपका। अगर आपको 1 1 निकालना है तो क्या करोगे? तो आप करोगे कि माना 1, -1 बिलोंग्स टू R के लिए f ऑफ 1 का मान कितना है? 1 है, और f ऑफ -1 का मान कितना है?
ये भी 1 है, तो आप बोलोगे f ऑफ 1 बराबर f ऑफ -1, परंतु 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो f 1 1 नहीं है। काम खत्म। क्या ऑन टू होगा? देख लो पहले। जितने लोगों को लगता है ऑन टू है वो करो हाथ खड़ा, और जितने लोगों को लगता है ऑन टू नहीं है वो करो क्रॉस का निशान। नालायकों, बुद्धि का प्रयोग करो, बिना बुद्धि के प्रयोग करे आंसर मत करो। एक बात बताओ, इसका सहप्रांत कौन है? सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। हाथ तो नीचे कर लो, कोई बात नहीं। अब सहप्रांत कौन है? सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो क्या सभी वास्तविक संख्याओं का कनेक्शन होगा? कभी कभी x² का मान -2 के बराबर होता है? नहीं होता। तो ये जो नेगेटिव की संख्याएं हैं इनका कोई प्री इमेज नहीं है। देखो, पहली बात तो आप दो कैसे भी समझ लो, जैसा आपका मन करे। ऑन टू अगर इस ग्राफ से समझना चाहते हो तो क्या करोगे? इसका सहप्रांत कौन है? पूरी वास्तविक संख्याएं हैं, यानी -∞ से लेके +∞ है। ये जो ग्राफ है ये तो केवल धनात्मक दिशा में बना हुआ है, यानी कोई ऋणात्मक संख्या मेरी रेंज के अंदर होगी नहीं। यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है ना, तो इसका परिसर क्या होगा? इसका परिसर होगा सर क्लोज इंटरवल 0 to ∞। fx बराबर x² का परिसर क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 to ∞। और आपके यहाँ पे सहप्रांत क्या है? -∞ to ∞। क्या दोनों बराबर है? नहीं बराबर है सर, नेगेटिव की संख्याएं शामिल नहीं है। सीधा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि -1 बिलोंग्स टू R, ये सहप्रांत का पूर्व प्रतिबिंब R, ये R में प्रांत की बात कर रहा हूं मैं, विद्यमान नहीं है, अतः F इंटू होगा अंतःक्षेपी फलन है। ठीक बात है। क्लियर है? अब एक बात बताओ, हमारी बुक में लिख लो पहले, फिर एक क्वेश्चन देता हूं। सब लिखो पहले। ऑन टू होगा, ऑन टू नहीं होगा? यस, मिस अचल कुमारी, आंचल कुमारी, बोलो बेटा। हेलो 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 थोड़ा जोर से बोलो, फोन को मुंह के पास ले आओ। हेलो हाँ, सर, कैसे पता चलेगा कि ग्राफ किसका कैसे बनेगा? अरे यार, पढ़ते लिखते नहीं हो ना? बनाए सारे ग्राफ मैंने, देखो सब बनवा के दिए हैं, और प्रूफ साथ लेके चलता हूं मैं। ये देखो सब ग्राफ बने हुए हैं, ये देखो, ये देखो, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, ये रहा x² का ग्राफ, इसके अलग अलग वर्जन भी पढ़ाए हैं। ये रहा x³ का ग्राफ। पढ़ने हैं ये, इसे टाइम पास करने के लिए थोड़ी पढ़ाए थे मैंने, तब सब काम आएंगे, और अभी नहीं, पूरी साल काम आएंगे। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं अब तुम लोगों को। कहाँ गए? ये रहे, है ना? ये डी क्वेश्चन जो है ये C* कर लो इसको, ये आपकी बुक में नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन कभी कभी अच्छे पेपर में पूछे जाते हैं। एक फंक्शन है f, x बराबर x², ठीक है? ये फंक्शन R से एक समुच्चय A पर परिभाषित है, जहां पे A का मान क्या है? क्लोज इंटरवल 0 to ∞। क्या ये फलन आच्छादक होगा? क्या
एफ आच्छादक है। जिनको लगता है वो करेंगे हाथ खड़ा, जिनको नहीं लगता है नहीं है वो करेंगे क्रॉस का निशान। तो दोनों नहीं कर रहे उनको क्या लगता है? तो बैठ के सिलाई कर रही है। इंदु कुमारी तो पेन से ही सिलाई कर रही है बेटा। हाँ, इन्होंने दोनों नहीं किए उनका क्या है? इतने कम आंसर आएंगे ये उम्मीद ना थी मुझे। अनुसुईया समझाएगी मुझे। हाँ बेटा समझा, कैसे हुआ? क्योंकि सर माइनस की संख्या है, उसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आएगा। वापस बोले एक बार। माइनस की संख्या है, वो उसका एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आएगा, धनात्मक मिलेगा उसका मान। तो 0 से इनफाइनिटी के बीच हो सकता है, तो सारी परफेक्ट है। संख्याएं थोड़ा मिलेगी। थोड़ा और बेहतर बोल सकती थी इस बात को आसान भाषा में कि सर आपने सह प्रांत को छोटा कर दिया है। अब सह प्रांत में जो नेगेटिव संख्याएं थी ना, जिनकी वजह से आच्छादक नहीं बन रहा था, प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम यहाँ थी। ये आर से आर में था और आर में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, तो मेरा परिसर तो 0 से इन्फिनिटी था और मेरा सह प्रांत माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था। यानी जो नेगेटिव संख्याएं थी उनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं था। यही प्रॉब्लम थी ना। तो आपने सह प्रांत को बदल दिया। आपने सह प्रांत को अब आर ना करके 0 टू इन्फिनिटी कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, मैंने इसको आर से 0 टू इन्फिनिटी कर दिया है। तो अब मेरा सह प्रांत बराबर परिसर हो गया है। ठीक है, तो मैंने सह प्रांत को रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन को ऑन टू बनाया। बात समझ आई नहीं आई समझ? अरे मुंडी हिला दो, नहीं समझ आई? गजब बातें कर रहे हो, समझने की कोशिश तो करो। ये ज्यादा पढ़ाना ही नहीं चाहिए, ज्यादा पढ़ाते मुंडियां हिल जाती हैं। मेरी बात समझो। दो तीन तरीके कैसे ही समझ लो तुम लोग। पहला तरीका, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका परिसर क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का परिसर 0 टू इन्फिनिटी है, हाँ या ना? है। इसका सह प्रांत क्या है? ये रहा। परिसर बराबर सह प्रांत, तो हो गया ऑन टू। पहला तरीका। पर ये समझ, इसमें मजा नहीं आता है ना, ये फील नहीं होता, फील। तो आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, करेक्ट बात है। अब एक बात बताओ, अगर वाई अक्ष पर आप कोई भी संख्या मानते हो, यहां कोई भी संख्या मानते हो, तो इसका पूर्व प्रतिबिंब कहां है? ये रहा। अगर आपने ये y1 लिया है तो ये रहा x1, या यहां भी मान सकता हूं मैं, दोनों तरफ आएगा। अगर मैं कोई भी संख्या यहां मानता हूं, उसका पूर्व प्रतिबिंब कहां है? ये रहा। सही बात है ना? अब आप बोलोगे सर मैं कोई संख्या अगर यहां मानता हूं तो इसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पर आप यहां मान नहीं सकते। आप यहां क्यों नहीं मान सकते? कि नेगेटिव संख्या आपके सह प्रांत में है ही नहीं। आपका सह प्रांत आपको यहां से लेना अलाउ नहीं करता। आप यहां से कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, अगर मन करे तो मुझे बता दो कि सर मैं ये संख्या लेना चाहता हूं, इसका पूर्व प्रतिबिंब बताओ। बताऊं? अगर आपने मान लिया, आपने ये मान लिया कि आपने सह प्रांत में से एक संख्या ले ली 1775। 1775 का पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा? रूट 1775। आसान है ना? अगर आपने मानी 131, 131 का पूर्व प्रतिबिंब कौन होगा? रूट 131। अरे घबराओ मत, तो मैं ऐसे ही करा दिया तुमको। ऐसे सवाल जब किस्मत खराब होती है तो बोर्ड के पेपर में आते हैं, अदरवाइज नहीं आते, है ना? पर यूपी वालों को थोड़ा मजा आता है ऐसे उल्टे पुल्टे पेपर बनाने के। इस बार अपन पढ़ के ऐसे ही चलेंगे कि वो उल्टा पुल्टा बनाए तब भी हम नंबर पूरे लाए। डरा वरा मत करो। अब तो समझ आ गई ना? मुंडी हिलाओ अपनी। कितनों को समझ आ गई? ऐसे हाथ खड़ा करो। 80% को समझ आ गई। बहुत बढ़िया, 18 ऑलमोस्ट सबको आ गई। चलो बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो फिर एक सवाल और कर लें, कर लोगे? चलो करा देते हैं।
सी, ये सी का ही पोर्शन चल रहा है, इस पर 3 स्टार लगाए थे, इसको सी डैश कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, C1 कर देता हूँ। फंक्शन है fx बराबर एक्स स्क्वायर और फंक्शन परिभाषित है R में, और C2 एक fx बराबर एक्स स्क्वायर है और ये फलन परिभाषित है अबे ये क्या कर रहा हूं मैं, इन्फिनिटी पे क्लोज इंटरवल नहीं लगता। क्या पहला वाला 1 1 ऑन 2 है, क्या दूसरा वाला 1 1 ऑन 2 है? दोनों के आंसर करने हैं। 1 1 भी बताना है और ऑन 2 भी बताना है। 1 1 भी बताना है और ऑन 2 भी बताना है। सोचो। लिखने में कुछ नहीं रखा है सवाल को, सवाल बनाओ, पेन चला रखो बिना बात ही। हाँ, क्या ये 1 1 होगा? सर हम अच्छा खासा रट रट के मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, एनसीईआरटी के सवाल रट लो, एग्जाम में लिख दो। आप हो गए पगले, एनसीईआरटी के सवाल चेंज कर रहे हो। हमारे सवाल चेंज होके आते ही नहीं, तो लिखा है वही एग्जाम में आता है, उसका आंसर हमें याद होता है पहले से। यस, ये 1 1 है या नहीं है? हाथ खड़ा करो, जो नहीं है वो क्रॉस बनाओ। अच्छा ठीक है, अब सब हाथ नीचे कर लो अपने, सब हाथ नीचे कर लो। जिनको समझ ही नहीं आया वो हाथ खड़ा करो कि ये सर ये बात समझ नहीं आई हमारे। सिंधु को समझ नहीं आई, बस रौनक को समझ नहीं आई। ठीक है, तो किसको अनम्यूट करूं मैं? सिंधु को अनम्यूट करते हैं, बोली भी नहीं आज तक कभी। हाथ खड़ा कर बेटा, अब यही समझाएगी मुझे इसको। नहीं करेगी अनम्यूट तो पीछे डिस्टर्बेंस ही हो लाइब्रेरी में। ठीक है, मत कर। तो कौन है? अभिषेक। अभिषेक तो बहुत परेशान करता रहता है मुझे बिना बात ही। कोई ऐसा बताऊंगा जो जिसने पूछा ही ना आज तक सवाल। वंशिका, वंशिका बताएगी। चल कर बेटा, वहां से हैंड रेज कर, ये सवाल तो ही करेगी। अब अपने सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो मेरी मदद करना है ना, मैं जहां जहां अटकूंगा तेरे से पूछूंगा तो मुझे बताती जाना सर ऐसे ऐसे करो आगे। मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं। सबसे पहली ख्वाहिश है मेरी ग्राफ बनाने की। तो मैंने ये y अक्ष बना लिया, मैंने ये x अक्ष बना लिया। तो अपना प्रांत कहां से कहां तक है? प्रांत क्या है बेटा इसमें अपना? 0 to infinity। 0 से इन्फिनिटी। तो 0 से इन्फिनिटी मतलब ये प्रांत है, करेक्ट हूं मैं? ये मेरे प्रांत का भाग नहीं है? यस सर। तो इधर ग्राफ नहीं बनेगा? नो सर। ठीक बात। कॉफी, चुप हो जा। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब नॉर्मली ग्राफ कैसा होता है? नॉर्मली ग्राफ ऐसा होता है, पर नेगेटिव पार्ट मेरे प्रांत में है ही नहीं, तो नेगेटिव का ग्राफ भी मैं नहीं बनाऊंगा। तो अब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। क्या मैंने सही किया? यस सर। अब तो कोई ऐसी रेखा बना सकती है कि जो इस ग्राफ को 2 बार प्रतिच्छेद करे? नो सर। तो क्या 1 1 होगा? यस सर। 1 1 होगा। ठीक बात है। अब हुआ क्या पता है? प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि f ऑफ 1 की वैल्यू और f ऑफ -1 की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती थी, इसलिए 1 1 नहीं होता था। पर -1 तो नेगेटिव संख्या है, आपने प्रांत को छोटा करके सिर्फ पॉजिटिव संख्याएं ले ली। बात समझ रहे हो? तो इधर ये -1 आप ले ही नहीं सकते, -1 नहीं ले सकते। तो जिस तरीके से आप इसको 1 1 हटाते थे वो तरीका अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल है। अब मुझे ये बता, इसका परिसर क्या होगा? माइनस नहीं, वो तो साथ fx बराबर एक्स स्क्वायर का परिसर क्या है? या ग्राफ से देख के बता मुझे, कौन कौन सी वैल्यू ले रहा है y अक्ष पर है?
क्या कोई नेगेटिव की वैल्यू ली है इसने? नेगेटिव में कोई ग्राफ नो है? सर। नहीं है। जीरो No, पे sir. ग्राफ है? यस सर। पॉजिटिव में ग्राफ है? यस सर। तो परिसर क्या 0 होगा? to infinity. 0 to infinity. सह प्रांत क्या है? Minus infinity to infinity. क्या ये बराबर है? क्या ये No बराबर है? sir. No sir. तो क्या ऑन टू होगा? No sir. ठीक बात है, ऑन टू नहीं है। और दूसरा कॉमन सेंस की बात है ना कि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव संख्याएं देता है, आपके सह प्रांत में नेगेटिव संख्याएं हैं, तो किसी भी नेगेटिव संख्या का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर आप ऐसे निकालना चाहते हो तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एफ एक्स की वैल्यू -2 के बराबर हो जाए, यानी -2 का कोई प्री इमेज आपके किसके अंदर, इसके अंदर नहीं होगी। क्लियरिटी? Yes sir. अब इसका आंसर बता मुझे, क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा? इसमें उसमें बदला क्या है? मैंने इसको बदला है। क्या 1 1 है? Yes sir. कैसे 1 1 है? एक मिनट सोचने दो सर। सोचो। ऐसे इसका ग्राफ कैसा होगा? जैसा है वैसा ही होगा, नो चेंज है, ग्राफ में कुछ नहीं बदलेगा, जैसा ऊपर है। सेम है, यही ग्राफ तो होगा, है ना। इसमें और मजे की बात है, नेगेटिव भी नहीं बनाना, आउटपुट भी पॉजिटिव है और इनपुट भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ आपका ऐसा होने वाला है। क्या एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा है जो प्रतिच्छेद करेगी दो बिंदुओं पर? नो सर। तो 1 1 हो गया। यस सर। ठीक है। ऑन टू में दिक्कत कहाँ थी? ऑन टू में दिक्कत यहाँ थी कि हमारा सह प्रांत -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी था। अब इसका परिसर क्या है? 0 to infinity. ठीक बात है। सह प्रांत क्या है? 0 to infinity. दोनों बराबर हो गए, यस सर। तो क्या ऑन टू होगा? यस सर। तो आ गया आंसर, फिर क्या दिक्कत है? सब तो आता है हमको, ऐसा लगता है हमको नहीं आता, पर हमको आता सब कुछ है। जी सर। ठीक बात है। अब जिनको भी ये 3 क्वेश्चन समझ नहीं आए वो डरना मत, हमारे एनसीईआरटी में इतना डिटेलिंग में नहीं जाता कोई। यूपी बोर्ड वाले कभी कभी चले जाते हैं, तो उतनी प्रैक्टिस तो मैं करा दूंगा एंड तक। समझ आ गई बात? ऑल इज गुड। चलो बढ़े आगे। अब कुछ क्वेश्चन रह गए थे ना, 1 2 3, चौथा क्वेश्चन रह गया था हमारा। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है और एफ कहां से कहां है? एन से एन में है। क्या 1 1 होगा? अब तो यार ऐसे आंसर करने लग जाओ, देखते ही आंसर। जो लगता है होगा वो हाथ खड़ा करो, ग्राफ से आंसर करो। जिनको लगता है नहीं होगा ऐसे करो। ग्राफ इसका डॉटेड बनेगा, पर ध्यान रखना, है ना। सर देखो एक्स क्यूब का ग्राफ एक्चुअल में ऐसा होता है, पर ये तो आर से आर में होता है। यहाँ तो इनपुट कौन है? हमारा इनपुट नेचुरल नंबर है, और आउटपुट कौन है? ये भी नेचुरल नंबर है। तो 0 तो होगा ही नहीं, 1 पर वैल्यू 1 आएगी, 2 पर वैल्यू 8 आएगी, 3 पर वैल्यू 27 आएगी, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक बात है, पर ये भी 1 1 है। पर सर एग्जाम में कैसे करके आएंगे? एग्जाम में ऐसे करके आओगे। देखो 1 1 निकालना है तो हम करेंगे, माना x1, x2 बिलोंग्स टू n के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है, ये मैंने मान लिया। ठीक बात है। तो f ऑफ x1 का मान कितना है? f ऑफ x1 का मान है x1 का क्यूब, और ये है x2 का क्यूब। ठीक बात है? ठीक नहीं है? तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड करने हमको आते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितने लोग भूल गए? पढ़े ही नहीं? अरे वाह, जियो 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 जियो। 4th ऑन टू नहीं है? अरे यार, अब जो किया है मैंने वो 100% सत्य किया होगा। ऑन टू है, नो क्यों किया मैंने इसको? यहाँ परफेक्ट है, यस है। ठीक है, ये सही है। चलो
अरे होता जानते तो हो यार, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक बात है। तो यहां से मिलेगा x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे ये होगा कि या तो x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा, या x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर बराबर 0 होगा, ठीक बात है, करेक्ट है। अब वैसे इतनी डिटेल में ना जाओ तो बेहतर है, ये संभव नहीं होगा, ये रिजल्ट इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, अब ये अपने आप में एक कहानी है। तो ज्यादातर बच्चे जो एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ते हैं वो इसको इसके आगे ही नहीं लिखते, ये पूरा लिखते ही नहीं है, वो सिर्फ इतना सा लिख देते हैं और आगे ऐसे बढ़ जाते हैं कि x1 बराबर x2 तो आपके पास चॉइस है, ये आप कर सकते हो ऐसा, इस पूरे को गोलमाल कर दो, है ना, पहली चॉइस। दूसरी चॉइस है कि आप इसको लिखो और लिख दो संभव नहीं है। अब तीसरी चॉइस, जैसे ही आप इसको लिखोगे आपका मन करेगा कि क्यों संभव नहीं है, करेगा ना ऐसा मन के, नहीं करेगा। तो ये समझने के लिए फिर थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये संभव क्यों नहीं है, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में जाना पड़ेगा, द्विघात समीकरण में, है ना। द्विघात समीकरण में कुछ सीखे थे ना हम, डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज होती है, वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव होती है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है उसके कोई वास्तविक हल नहीं होते, उसके काल्पनिक हल होते हैं, यानी वो कभी 0 के बराबर नहीं होता है, ऐसा कुछ पढ़े थे ना हम, है ना। तो बस सेम है, वही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये संभव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखना मेरी बात, मैंने इसमें क्या किया, x2 का भाग दे दिया, तो ये मुझे मिल गया है x1 स्क्वायर। ये करना नहीं तुम्हें एग्जाम में, ऐसी समझ लो, बस इतना लिख दोगे वो भी जरूरत से ज्यादा है, ये भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपका 1 1 हो गया। पहले इसको क्वेश्चन तो कर दें, ये क्या है, F11 है, ठीक है। अब इसकी कहानी में समझा देता हूं, ये क्या है। मैंने x2 स्क्वायर का भाग दे दिया, x1 x2 अपॉन x2 स्क्वायर का भाग हो गया, और x2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर का भाग बराबर 0 आ गया। अब एक टेक्निकल पॉइंट और भी है, सर x2 का भाग कैसे दोगे, वो नॉन जीरो होना चाहिए, पर वो तो ऑब्वियस सी बात है कि हम n में डील कर रहे हैं तो वो नॉन जीरो ही होगा, ठीक है, परफेक्ट है। अब मैंने x1 अपॉन x2 को कुछ मान लिया है, तो मैंने मान लिया है x1 अपॉन x2 का होल स्क्वायर, x1 अपॉन x2 प्लस 1 बराबर 0, और मैंने x1 अपॉन x2 को क्या मान लिया है, अल्फा मान लिया है, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण है, मुझे अल्फा के मान बता दो, मुझे अल्फा के ऐसे मान बता दो जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हो। तो आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू निकालोगे, कैसे, अल्फा बराबर माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, तो ये मुझे मिलेगा -1 प्लस माइनस रूट -3 अपॉन 2, यानी अल्फा का कोई रियल वैल्यू नहीं है, अल्फा का कोई वास्तविक मान नहीं है जिसके लिए ये नंबर 0 हो जाता हो, यानी ये एक्सप्रेशन 0 हो, ऐसा संभव नहीं है। तो मैंने यही लिखा है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। क्लियरिटी तो कॉपी में लिख लेना, समझ आए तो बधाई है, नहीं समझ आए तो कोई जरूरत भी नहीं है इतना समझने की। डन। अरे जिनको समझ आए वो तो मुंडी हिला दो कि हाँ सर समझ गए। तानिया कंफ्यूजन में हाथ खड़ा किया है कि पता नहीं समझी नहीं समझी, मैं हाथ तो खड़ा कर देती हूँ। परफेक्ट है, 1 1 हो गया। ऑन टू नहीं होगा सर, हमको मालूम है ये बात। क्यों नहीं होगा ऑन टू, सर देखो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 1 और 8 के बीच की संख्याएं हैं 2 3 4 5 6 7, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो लिख दो किसी को भी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना 3 बिलोंग्स टू n, ये सह प्रांत है का कोई पूर्व प्रतिबिंब n जो कि है प्रांत
में उपलब्ध नहीं है, अतएव आच्छादक नहीं। क्लैरिटी? तो क्या हो गया, क्या नाम है इसका? तो नाम सही करके आना, पिछली क्लास में बोला था नाम सही कर लेना। मुझे नजर ही नहीं आता आदमी कौन है, आदमी है रोबोट है? बोलो मिस्टर सर बोल रहे हैं सर कि राजन। बिहार में कौन क्वेश्चन है ये? क्या कि बिहार को एनसीईआरटी क्वेश्चन है सर। बिहार की वो किताब में है ना ये क्वेश्चन बेटा, कौन बोला नहीं है? जी सर, यही बोल रहे थे सर कि यही है ना सर, ये तो हाँ देखने सबकी से यही है, बना हुआ। मैं पढ़ा रहा हूँ, वही है तुम्हारा सिलेबस है, मस्त रहो। ठीक है सर, थैंक यू सर। तानिया, सर ये सेकंड वाला जो है ऑन टू, सर ये वैसे सर ग्राफ से समझ नहीं आया। क्या सर सेकंड वाला समझ नहीं आया ऑन टू सर, मतलब वैसे तो समझ आ गया बट इसके ऑन टू का ग्राफ समझ नहीं आया। ऑन टू का ग्राफ समझ नहीं आया? जी सर। एक्स क्यूब का ग्राफ आता है? जी सर। कैसा होता है? ऐसा होता है। जब फंक्शन आर से आर में हो, ठीक है, जी जब अगर आर से आर में नहीं है तो क्या होगा? अगर एफ जेड से जेड में हो तो 0 पर मान 0, 1 पर मान 1, 2 पर मान 8, 3 पर मान 27, -1 पर वैल्यू -1, -2 पर वैल्यू -8 और -3 पर वैल्यू -27। ऐसा डॉटेड ग्राफ होगा। जी सर। क्योंकि 1 ये कौन है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 और 2 के बीच की जो भी संख्याएं हैं 1.1 1.2 वो z में होती ही नहीं, तो फिर ग्राफ कैसे बनाओगे? सिंपल है, जो आपके प्रांत में नहीं है वहां पे फंक्शन का मान निकलेगा ही नहीं ना, हाँ या ना? जी सर। इस केस में मैं f ऑफ 1.1 की वैल्यू 1.1 का क्यूब निकाल सकता हूं, पर इस केस में fx वही है, fx बराबर x क्यूब ही है। पर इस केस में f ऑफ 1.1 की वैल्यू मैं 1.1 का क्यूब नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि 1.1 डजंट बिलोंग्स टू z है, मेरे प्रांत में 1.1 है ही नहीं, हाँ या ना? जी सर। समझ समझ बात गए। आई? ठीक है, अब जैसे ही ये ग्राफ अगर आपका ऐसा हो गया, अगर ये ऐसे हो जाता है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब हो जाता है और एफ एन से एन में चला जाता है, तो कहानी और बदल जाएगी। कहानी कैसे बदलेगी? तब आपका ग्राफ कुछ ऐसा ही बचेगा, 0 भी नहीं रहेगा, 1 पर वैल्यू 1 आएगी, 2 पर वैल्यू आपकी 8 आएगी और 3 पर वैल्यू 27 आएगी। नेगेटिव पे भी ग्राफ नहीं बनेगा क्योंकि नेगेटिव आपके यहां है ही नहीं। क्लियरिटी? जी सर। परफेक्ट है। तो कहां पढ़ाया आखिरी मैंने? एन। इसका आखिरी पार्ट करते हैं, फिर क्लास को करेंगे बंद। 5वां, क्या 1 1 है? होगा ही नहीं सही ना है। यार, इसमें तो क्या ही है, सेम ही तो कहानी है। देखो माना लास्ट क्वेश्चन वाला ही है, x1, x2 बिलोंग्स टू z के लिए f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है। इसका मान होगा x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0, x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर, x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर बराबर 0। ये तो हम सीख ही गए हैं। अब ये 0 के बराबर नहीं होता है, f क्या है, 1 1 होगा। ठीक है, ऑन टू भी सेम वही कहानी है, कुछ भी संख्या ले लो, 3 बिलोंग्स टू z सह प्रांत
का पूर्व प्रतिबिंब होगा Z प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः F आच्छादक नहीं हो। क्लैरिटी? तो 1 1 on 2 ठीक ठीक समझ आ गया होगा। परफेक्ट। चलो आयुष बोल बेटा। आयुष सर ये सेकंड वाला आच्छादक क्यों नहीं है? एक बात बता, सह प्रांत में एक अवयव है 11। 11 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब किस संख्या का क्यूब करने पर 11 आएगा? सर कोई भी नहीं। आंसर मिल गया? जी सिंपल सी कहानी है। रौनक। सर क्वेश्चन नंबर 2 समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? जेड से जेड में हाँ एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जेड से जेड वही था ना? हाँ क्या समझ नहीं आया उसमें बता। सर जैसे 3 का स्क्वायर होगा। अरे मतलब जैसे 3 है y में परिसर उसका, तो उसका कैसे मतलब प्रांत होगा? किस संख्या का वर्ग करने पर 3 मिलता है? √3। तो लेकिन वो उसमें कहाँ है? √3 क्या जेड के अंदर मिलता है? नहीं। नहीं मिलता। 3 क्या जेड के अंदर है? हाँ। तो 3 का प्री इमेज √3 होना चाहिए, पर वो जेड में है ही नहीं। नहीं। तो 3 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो आच्छादक नहीं हो सकता, क्योंकि सह प्रांत में जो 3 है वो खाली पड़ा रहेगा। हाँ बस, और क्या दिक्कत है? वो आच्छादक नहीं होगा ना, शायद आपने आच्छादक लिखा था। लिख दिया तो सही कर लो। नहीं लिखा ना याद है, हटा दिया मैंने। अच्छा ठीक है। हो सकता है लिख दिया हो गलती से, कोई बड़ी बात नहीं है, पर सही कर लेना उसको। मतलब जितना कुछ अपन ने किया है ना, अपने को मेरे हिसाब से अपने को अब बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए 1 1 on 2 की, है ना? चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।